नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 14 मई से यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। सचल दस्तों की निगरानी में ये परीक्षाएं होंगी और सकुशल परीक्षाएं संपूर्ण कराना बोर्ड की प्राथमिकता होगा। बड़ी खबर बता दें आपको, यहाँ पर 14 मई से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जहां पर सचल दस्तों की निगरानी में ये तमाम परीक्षाएं करवाई जाएंगी और इसी के साथ साथ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि सकुशल परीक्षा करवाना हमारी प्राथमिकता है। रायबरेली में फैजाबाद राजमार्ग पर शारदा नहर में दर्जनों की संख्या में गौवंशों की लाश देखने को मिली है। यहां पर नहर में शवों को तैरता हुआ देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और इस घटना से पूरे इलाके में ही इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। लगभग 1 दर्जन से अधिक गायें और गाय के छोटे बच्चों की जो शव हैं वो शारदा नहर में तैरते हुए दिखाई मिले हैं। यहाँ पर मृत गौवंशों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये जो शव हैं आए कहां से और इतनी बड़ी संख्या में इनके जो लाशें हैं वो शारदा नहर में कैसे पहुंची। इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है और जांच जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला कि गौवंश जो है यहाँ पर तैरते हुए मिले हैं, क्या अब तक कोई अपडेट निकल कर आई है इस मामले में? नहीं, अब तक कोई किसी तरह कोई अपडेट नहीं निकल पाई है। ये जो है जिला मुख्यालय से 4 या 5 किलोमीटर दूर एक शारदा नहर बहती है, जो कि एनटीपीसी ऊंचाहार से होकर प्रतापगढ़ जनपद तक जाती है। ये गोवंश कैसे इस नहर में गिरे हैं या किसी ने इसको मार कर डाला है, लेकिन जो है जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक गोवंश और उनके छोटे बच्चे कह लीजिए, ये उनकी लाशें तैरती हुई दिख रही है। ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि शारदा नहर और मिल एरिया थाने की जो दूरी है वो मुश्किल से 500 या 600 मीटर से ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद भी ये नहर में बहते हुए जिस तरह से दिख रहे हैं, हालांकि ये कैसे आए हैं इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ओम शंकर, क्या पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल पर और गौवंशों को नदी से निकाला जा चुका है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, क्या कुछ कार्रवाई वहां पर हो रही है? हाँ, क्योंकि शारदा नहर इस समय भरी हुई चल रही है और इसका बहाव बहुत तेज है, तो कहीं न कहीं जाल डाल के इनको निकालने के लिए अब पुलिस प्रशासन जागा है। और चूंकि ये घटना 1 से 1.5 घंटे पहले की है, तो 1-1.5 घंटे से पहले की घटना का मतलब ये मान के चलिए आपकी ये 10 से 12 किलोमीटर का सफर ये लोग कर चुके हैं। तो अब वहां पर जाल डाल के गोवंशों को निकालने की प्रक्रिया निश्चित शुरू करी जाएगी। अभी पुलिस अधीक्षक ने जानकारी में मामला आया है, इसके बाद अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप नजर बनाकर रखें इस पूरी कार्रवाई को लेकर। दर्शकों को बता दें यहाँ पर कि एक नदी में 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश यहाँ पर तैरते हुए मिले हैं और उनके शव यहाँ पर बरामद किए गए हैं और इन दौरान बछड़े भी वहां पर मिले हैं। हालांकि ये कहां से आए हैं और इनकी मौत कैसे हुई, शवों को वहां पर फेंका गया, फिर डूबने से मौत हुई, इसको लेकर तमाम जानकारियां अभी भी सवालों के घेरे में है। पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है आखिर कि कहां से ये गौवंश तैरते हुए आए हैं। और शारदा नदी में आपको बता दें कि गौवंशों के शव बरामद किए गए हैं, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा गौवंशों की लाशें तैरती हुई देखी जा सकती हैं। यहाँ आपको बता दें इसमें छोटे बछड़े भी शामिल हैं और इनके शवों को फिलहाल नदी से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और इसके बाद इन सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही कुछ बात जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में विकास कार्यों की समीक्षा करने और जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिले में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और दयाशंकर मिश्रा को और खाद्य सुरक्षा मंत्री के साथ कारगर मंत्री ने एक दिवसीय दौरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान हिंदुआरी पंचायत भवन में आयोजित की गई जन चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी गई, साथ ही अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए उन्हें फटकार भी लगाई गई है। कितने लोग लिए हैं आए? सर
हाथ उठा दें, अपने सीट पर खड़े हो जाएं, हाथ उठा दें। पेंशन मिल रही है, खाते में जाते हो? हाँ जी सर, पेंशन मेरे खाते में जाते हैं। कितने पेंशन कितनी मिलती है? 1000 रुपए पर महीने। और बरेली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से 30,000 बच्चों को कोरोना की दूसरी डोज नहीं लग पाई है। यहां मंत्री ब्रजेश पाठक का भी जल्द ही अचानक से दौरा हो सकता है और विभाग के मुताबिक 5 अप्रैल यानी कि 30 दिन पहले से ही लगभग बरेली में 12 से 14 साल तक के बच्चों को 36,000 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी थी। लेकिन पहली डोज लगे 28 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए अब तक करीब 6,500 बच्चे ही टीकाकरण केंद्र पहुंचे, यानी कि करीब 30,000 से ज्यादा बच्चों को अब तक दूसरी डोज नहीं लगाई जा सकी है। और बरेली में स्कूलों के उत्पीड़न के शिकार अभिभावकों ने तहसील दिवस में एडीएम और बीएसए को ज्ञापन सौंपते हुए स्कूलों से हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए कहा। अभिभावक संघ का कहना है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल एक ही दुकान पर ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहा है, जिससे सेंट फ्रांसिस और उसके साथ ही अभिभावक संघ के जो किताबों की कमीशन खोरी है उसको लेकर भी यह अभियान चलाने की और कक्षा 1 से लेकर 5 तक मान्यता की जांच कराने की बात कही जा रही है। मामला ये है सर, हम जो ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है इस पे जबरन दबाव डाला जा रहा है कि आपको एक ही दुकान से जिनका नाम है दुआ, इनसे आपको ड्रेस लेनी है, वहाँ पर नोटिस चस्पा है, एक ही पे दबाव डालना है। ये तो सरासर मनमानी है उनकी। इससे हम अभिभावक चिंतित हैं कि हम कितना हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हम क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए हम अभी एक ज्ञापन लेकर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी पर आए थे, लेकिन वो तहसील दिवस होने के कारण वो वहाँ नहीं मिले। फिर हम तहसील दिवस में यहाँ आए हैं, तो हमारे अभी एडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम उनको रेफ़र कर देंगे, हम आप 2 बजे मिल जाना उनसे, हम उस पर। और अब खबर बरेली से है, जहां ढाबे पर मुफ्त का खाना ना खिलाने पर रुहेलखंड चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर ने गुंडई दिखा दी। आपको बता दें कि बजरंग ढाबा मालिक को चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर ने जमकर हड़काया और उसकी गाड़ी का चालान कर दिया। इसके बाद ढाबा मालिक ने आईजी से शिकायत दर्ज करवाई है। और अब रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां पर आरोग्य पाली क्लिनिक में इंचार्ज इलाज के दौरान जो है लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। आरोग्य पाली क्लिनिक में जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां सरकारी डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल अब मृतक महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक महिला के परिजन नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में पेट में गैस बनने से पीड़ित महिला ने नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराया गया था। जब मृतका के परिजन कोतवाली बिंदगी के विक्रमपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बिंदगी कोतवाली के बगल में ही स्थित आरोग्य पाली क्लिनिक का ये मामला है, जहां पर मृतका की मौत हुई है। अच्छा, क्या है मामला बताओ सर। मैं जब आया मेरे वाइफ के थोड़ी गैस की प्रॉब्लम थी और बिना जांच के सर बिना जांच के इन्होंने दवा किया 11 बजे के लमसम, और 11 बजे के बाद हमारी 2 बजे हमारी वाइफ की डेथ हो गई। क्या नाम है वाइफ? रन्नो देवी। कौन गांव है आपका? विक्रमपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बोले कि ले जाओ, वो ले जाइए जाके सिविल, जबरदस्ती सिविल स्पोर्ट। और अब खबर औरैया से है, जहां ग्राम मन्नाकोला से दबंगों ने आग लगा दी। यहाँ आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई, जबकि पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने जमकर ईंट पत्थर चलाए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर थाना अध्यक्ष और उप निरीक्षक भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और वीडियो के आधार पर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो सामने आया है, इसमें आग लगते हुए देखा जा रहा है, जहां पर एक घर में आग लगी है और इस दौरान आपको बता दें एक पशु की मौत भी हो गई है और इसी दौरान एक दूसरे पर यहां पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसके बाद वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने भी कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अरे सर, घर पे कोई नहीं था, ये लोग बाहर से आए हैं, आग लगाए, तमंचा से फायर किए। कौन लोग थे? रीबू, राहुल, अंकुश, प्रताप, मेहता, नत्थू, कल्लू। कहाँ के निवासी हैं वो लोग? ये मन्ना कोला घर के परिवार के हैं लोग। फिर क्या हुआ? तो मारपीट किए, गाय भैंस को जला दिए, आग लगा दिए छप्पर में। गाय भैंस भी आपकी जल गई? हाँ, गाय भैंस भी जल गई। किसी की चोट वोट आई क्या? हाँ, भाभी की चोट आई। अरे सर, घर पे कोई नहीं था, ये लोग बाहर से आए हैं। तो वहीं अब खबर बहराइच से है, जहां शादी समारोह में जा रहे बारातियों से भरी कार रास्ते में ही पलट गई है। यहां आपको बता दें कि इस हादसे में एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फौरन ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिलहाल जांच की जा रही है। बारात जात रही दनौली से, और दनौली से ना बारात गांव से निकली लमसम 200 मीटर तक के गए, तो बाकी करीब 12 या 14 गाड़ी आगे निकल चुकी, तो 2 गाड़ी पीछे बची, तो एक गाड़ी पर जो खलिए बिल्कुल रह गए। तो ये भवा कि जो लड़के हैं, बिटिए लड़के, ये बैठ गए, तो बैठ लिए तो गवा पछड़ कर आई गए। अभी पीछे कहें गवा है तो इतना तेज़ी में निकला है कि अपना खुद के गाड़ी रोड पर नहीं संभाल पाई से, और रोड पर इधर उधर डगमगवाई से, फिर के बाद में 3 पलटाव गाड़ी रोड पर निखाई से। बारात जात रही दनौली से। यूपी के गोंडा जिले से 2611 सरकारी परिषदीय स्कूलों में नया सत्र भले ही शुरू हो गया है, लेकिन बच्चों को अभी तक नई किताबें नहीं मिल पाई। अध्यापक पुरानी किताबों के जरिए ही बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। और वैसे तो कहने के लिए प्रदेश भर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो रैली और प्रवेश उत्सव के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिले में नामांकित 4 लाख छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नहीं दी गई। इसके चलते नए सत्र में छात्रों को पुरानी पुस्तक से ही पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों के बच्चों को समय रहते किताबें नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर होता दिख रहा है। बच्चे हर दिन स्कूल में यही टकटकी लगाए बैठते हैं कि अब उन्हें किताबें मिल जाएंगी और वो ठीक से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन दूसरी ही तरफ इस बारे में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी किताबों का टेंडर नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसी अगस्त तक टेंडर हो जाएगा और सभी छात्रों को नई पुस्तकें दी जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक छात्रों को पुरानी किताबों के सहारे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो वही खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। जहां आपको बता दें कि जिन भी छात्रों को ये चिंता सता रही है कि कोचिंग की भारी भरकम फीस को कैसे जमा करें, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है काफी कमजोर होती है। इसी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते और उनमें से कई स्टूडेंट्स को उनका जो पढ़ने का सपना है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इसी योजना के जरिए अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी फ्री में कोचिंग ले सकेंगे। साथ ही अभ्युदय योजना के तहत सरकार उन बच्चों को फ्री में कोचिंग देती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो वहीं अब गौतम बुद्ध नगर में छात्र निःशुल्क कोचिंग के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अभ्युदय योजना की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्र छात्राओं के लिए कई परीक्षाओं जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, जेईई, नीट और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को संचालित किया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यहां मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। कोर्ट के कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद फिलहाल सर्वे का काम जारी रहेगा। हालांकि आयुक्त वकील पर फैसला आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अजय मिश्रा सर्वे करेंगे। और आपको बता दें कि वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार की शाम 4 बजे ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम शुरू किया गया था। सर्वे के बाद दोनों
दोनों ही पक्ष बाहर निकले तो एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि उन्हें ज्ञानव्यापी मस्जिद में प्रवेश करने नहीं दिया गया, तो वहीं प्रतिवादी पक्ष का यह कहना था कि मस्जिद की दीवारों को उंगलियों से कुरेदने की कोशिश की गई थी। हिंदू पक्षकारों का यह कहना रहा कि पहले यहां मंदिर हुआ करता था।